नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आप अपने बच्चों से कहते हैं कि वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे। एक लड़का मेहनत करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, बढ़िया मार्क्स। आप सोचते हैं अब इसका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन एक कसर रह जाती है। आप सोचते हैं कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई करके अगर डॉक्टर बन जाए तब तो पक्का उसकी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। वो डॉक्टर भी बन जाता है, क्या उसकी ज़िंदगी बेहतर हुई? फिर आप कहते हैं कि नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा अगर कुछ बेहतर हो और वो सरकारी नौकरी में चला जाए तब तो पक्का ही ज़िंदगी बढ़िया है। एक तो देखिए पढ़ा लिखा लड़का डॉक्टर और सरकारी नौकरी में, अब तो बल्ले बल्ले बंगला कोठी वगैरह वगैरह। और सरकारी नौकरी में भी वो बहुत सीनियर पोजीशन पे हो, डायरेक्टर वायरेक्टर बन जाए, तब भी कुछ ना मिले। कितना चरज होगा। आपके दिमाग में आएगा कुछ होगा, मामला मैरिटल डिस्प्यूट का होगा, पत्नी से विवाद रहा होगा, उसने कुछ परेशान कर रखा होगा ना। पत्नी का कोई विवाद नहीं है। फिर क्या है, क्यों है, इसको समझेंगे। और आज हमारे साथ जो व्यक्ति है वो अपने आप में एक मिसाल है इस देश के सिस्टम की। जातिगत भेदभाव के कारण इस देश में ब्रिलियंट पढ़ने लिखने वाले मेधावी व्यक्ति जो बड़े बड़े अस्पतालों में सीनियर पोजीशन पे रहा, वो बड़ा अधिकारी ना बन जाए, इसलिए उसको तरह तरह से परेशान किया गया। आज उसके पास नौकरी भी नहीं है, उसके पास घर भी नहीं है, शाम के खाने की भी व्यवस्था नहीं है। आप कहेंगे कि न्याय के लिए तो कोशिश करनी चाहिए। गया वो अनुसूचित जाति आयोग में गया, केंद्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में गया, तो आप कहेंगे न्याय क्यों नहीं मिला, कुछ गलती रही होगी ना। न्याय मिला, फैसले उसके पक्ष में आए। तो बोले फिर क्या हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। आपके मन में यही आएगा, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या हुआ, तो कोर्ट जाना चाहिए था। और अगर मैं आपको कहूं कि वो अदालतों में भी जा चुका है, अदालतों से भी फैसले उसके पक्ष में आए हैं, उसके बावजूद उसके हाथ खाली हैं। हालत यह है कि लड़ते उस इंसान की रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है। रिटायर होने के बाद उसको पेंशन भी नहीं दी जाती है, परेशान किया जाता है। उससे कहा जाता है कि यहाँ साइन कर दो, वहाँ साइन कर दो, ये एफिडेविट दे दो, मुकदमे वापस ले लो तो हम तुमको पेंशन दे देंगे। एक मकान वो किश्तों पे लेता है, वो मकान भी ऑक्शन हो जाता है क्योंकि उसकी किश्त नहीं चुका पाता है। पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद, बेहतरीन पदों पे रहने के बाद, सरकारी नौकरी में रहने के बाद उस आदमी के पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी दो बुराइयां हैं। उस इंसान की दो कमियां उसके लिए मुसीबत बन गई। एक उसकी जाति और दूसरा उसकी ईमानदारी। ईमानदार व्यक्तियों को क्या क्या भुगतना पड़ता है, ये कहानी भी हम उससे सुनेंगे। मेरे साथ डॉक्टर ब्रह्मदेव हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो भुक्तभोगी हैं, जाने माने पीडियाट्रिशियन रहे हैं कभी आगरा के। उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर। क्या हुआ, ऐसा क्या चीज़ें हैं जिनके कारण आपको ये सब झेलना पड़ा और आज ये स्थिति है कि आप यहाँ पे नोएडा में कहीं पे छिपके रह रहे हैं? छिपके तो नहीं रह रहा, लेकिन जैसे एज यूजुअल पीजी में रहते हैं, मजबूरी है पीजी में रहना, क्योंकि मेरा मकान फर्जीवाड़ा करके और डकैती डाल के छीन लिया है। क्योंकि आप जो है ना वो अक्सर फ़ोन में भी फ़ोन करते हुए डरते हैं कि मेरा मोबाइल 1 मार्च 2019 से सर्विलेंस पर रखवाया हुआ है और वो उसकी आज तक वो लगातार सर्विलेंस पे ही है और मेरी एक एक बात रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए मैंने फ़ोन रखना ही बंद कर दिया। अच्छा, फ़ोन रखना आपने बंद कर दिया, इसीलिए आप परेशान हो गए नए फ़ोन से लोगों से बात करते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, क्या था एग्जैक्टली, कहाँ से शुरुआत, कहाँ से हुई ये तकलीफ़ आपकी, शुरू कैसे हुई? क्या थे आप, वहाँ से कैसे चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई? मैं सेंट मेडिकल कॉलेज आगरा में 2005 से 2014 तक के इमरजेंसी मेडिकल अफसर के पद पर तैनात। जी। उस समय मुझसे दबाव डालकर और थोड़ा इधर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए, इधर खिसक आइए आप थोड़ा सा, पुलिस के फर्जी एनकाउंटर के लिए मुझसे फर्जी रिपोर्ट बनाने के लिए दबाव डाला। अच्छा, एक एनकाउंटर हुआ? नहीं, 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। एक बार मई 2005 में और दूसरी बार दिसंबर 2008 में, कि पुलिस वाले जो फर्जी एनकाउंटर के लिए पुलिस वालों का फर्जी गन शॉट की इंजरी की रिपोर्ट बनवाने के लिए दबाव डालती थी। अच्छा। मुझ पर दबाव डाला गया, मैंने दबाव के बावजूद मना कर दिया।
तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ यूपी। तो वो फर्जी गन शॉट दिखाते होंगे, पुलिस वाले ये चाहते होंगे कि आप कह दें कि उनको गोली लगी है। नहीं, लिख के दी जाए। हाँ, मतलब आप ये लिख दें कि उनको गोली लगी है तो वो उनको प्रमोशन वगैरह मिल जाएगा। एक तो मुझे 2.5 साल तक वेतन से वंचित करने की नियत से ड्यूटी नहीं करने दी। दूसरा मेरा इलीगल। अच्छा, आपको काम नहीं करने देते थे? 2.5 साल तक नहीं करने दी, लगातार 2.5 साल तक ड्यूटी नहीं करने दी और मुझे 2.5 साल तक वेतन नहीं मिला। अच्छा। और उसके बाद मेरा इलीगली ट्रांसफ़र भी किया गया उत्पीड़न करने के लिए। नहीं तो क्या ग्राउंड लिया उन्होंने जब आपको काम नहीं करने दिया 2.5 साल तक? तो क्या कहा कि कैसे किया? कुछ नहीं, वो ग्राउंड तो बहाने कुछ नहीं है। ये था कि एक बार तो मुझे, जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा था मेडिकल कॉलेज में, वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे वहाँ से रिलीव करके और दूसरे ऑफिस में, एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस में अटैच कर दिया। उनको पावर नहीं थी मुझे अटैच करने की। इस बात में मैंने आपत्ति की, लेकिन वो कोई सुनने वाला नहीं था। फिर उसके करेक्शन में फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश हुआ और वो फिर मुझे वहीं वो जो गलत अटैचमेंट के आदेश कर दिए थे प्रिंसिपल ने, वो फिर वो सही किए गए हाई कोर्ट के आदेश पर, लेकिन उसमें 9 महीने निकल गए। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन कर लिया वहाँ। उसके बाद फिर मुझे परेशान किया, मेरा ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ से उठा के। फिर मैं फिर स्टेट कमीशन यूपी में गया, SC ST कमीशन यूपी में गया। वहाँ से वो ट्रांसफ़र फिर कैंसिल हुआ। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर वेतन का मुद्दा रह गया, तो फिर मुझे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में क्या, थोड़ा आराम से, जल्दी नहीं, आप ये बताइए वेतन का क्या मुद्दा रह गया, कैसा मुद्दा था? आप जैसे, अब आपको पहले 2.5 साल नहीं काम करने दिया, फिर मुकदमा लड़ने में 9 महीने और निकल गए, उसके बाद आपको दोबारा उसी जगह पे नियुक्ति मिल गई। नियुक्ति मिलने के बाद आपको फिर से क्या दिक्कत आई? ये था समस्या ये कि जो आपको ऐसे समझें और समझाएं कि जो लोग देख रहे हैं उनको सारी बात समझ में आ जाए। जी। ये हुआ कि मैं जब वहाँ से मैंने मेडिकल रिपोर्ट तैयार नहीं की। ये बात है 15 मई 2005 की। जी। तो मुझे प्रिंसिपल ने पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए वहाँ से इलीगली रिलीव कर दिया। जी। और जिस ऑफिस के लिए रिलीव किया उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने दी। यहाँ से तो मुझे रिलीव कर दिया मेडिकल कॉलेज से, और एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ के ऑफिस में ज्वाइन करने के आदेश कर दिए, लेकिन उनको आदेश करने का कोई अधिकार नहीं था। और मुझे वहाँ से हटाने का अधिकार 2 ही लोगों का था, एक तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ यूपी और दूसरा DG मेडिकल एंड हेल्थ यूपी। इन्हीं 2 लोगों का अधिकार, उनको कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने अटैचमेंट के आदेश कर दिए, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर आगरा ने फिर उस समय ये कहा कि ये इलीगल ऑर्डर है, इसलिए मैं इनको ज्वाइन नहीं करने दूंगा। मतलब इन्होंने अपने यहाँ से भेज दिया कि जाओ भैया, अब आपका ट्रांसफर हो गया, वहाँ जाके काम करो। ट्रांसफर नहीं किया, आपको यहाँ से हटा के और यहाँ से डिटैच करके वहाँ से अटैच किया जाता। ठीक है, और जबकि मुझे अधिकार नहीं था। नहीं, तो उनको अधिकार और तो जहाँ अटैच किया उसने भी कहा भाई हम नहीं लेंगे, क्योंकि इनको अधिकार नहीं है कि जिसने अटैच किया उसको अधिकार ही नहीं है आपको यहाँ भेजने का। तो आप वापस आइए। आप वापस जाइए। मैं वापस गया तो उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने दी। फिर 2.5 साल आपका पूरा का पूरा एक क्रम चला। फिर मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़ा। फिर वहाँ से करेक्शन हुआ, वो गलत आदेश थे, कैंसिल हुआ, उसमें 9 महीने निकल गए। 9 महीने तक मुझे वो वेतन नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन कर लिया मेडिकल कॉलेज। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ने मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कह के ट्रांसफ़र करवा दिया मेडिकल एंड। तो अब वेतन पुराना वाला आपका अभी भी अटका हुआ था? नहीं, वो वेतन तो मिल गया, वो वाला तो मिल गया। जी जी, वो वाला मिल गया। लेकिन फिर भी 2.5-3 साल 3.5 साल वेतन के बगैर घर चलाना। यही उस बीच मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था, उनकी उचित देखभाल भी नहीं कर पाया, इधर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया था। तो मैंने इसी वजह से फिर मैंने स्टेट कमीशन यूपी, स्टेट SC ST कमीशन यूपी, इलाहाबाद हाई कोर्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 3 इंस्टीट्यूशन में गया। तीनों ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया और 8 से 10 बार एट्रोसिटी प्रूव हुई। इसमें SC ST एक्ट में एक ये प्रोविज़न है, एट्रोसिटी प्रूव होती और SC ST प्रोविज़न ऑफ एट्रोसिटी रूल 1995 धारा 12, 2 और 4 शुरू हो जाता है। इसको मैं ब्रीफ करके ये बोलूँगा, रूल 1995 धारा 12, थोड़ा लंबा नाम है। मैं इसको बोलूँगा रूल 1995 धारा 12। इसके तहत ये होता है जो सिर्फ एक ही कंडीशन है इसमें, एट्रोसिटी प्रूव होनी चाहिए। और उसको उस बीच में 2.5 साल में 2005 से लेकर 2014 तक मेरा हरासमेंट लगातार चलता रहा, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। 8 से 10 बार एट्रोसिटी प्रूव हुई। और फिर जब उसके बाद एट्रोसिटी प्रूव हो गई तो फिर मैंने नेशनल कमीशन में जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करके 5 रिप्रेजेंटेशन सबमिट किए, ये वर्ष 2014 से। नहीं, ये बताइए कि एट्रोसिटी जैसे प्रूव हो गई तो उसके बाद आपको क्या नेशनल कमीशन में जाके शिकायत करनी पड़ती है, या ऑटोमेटिकली अब चूंकि एट्रोसिटी प्रूव हो गई है, एक अपराध जो है वो साबित हो गया,
अपराध सजा साबित होनी हो चाहिए। गया, लेकिन इस देश में ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद भी नहीं, कानून में क्या प्रावधान है? देश कानून का में यही प्रावधान है कि अगर एट्रोसिटी प्रूव हो गई हाँ। तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी रूल 1995 धारा 12(2) के तहत दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज करके इमीडिएटली उसे जेल वो भेजा नहीं किया जाएगा गया। और फर्दर एक्शन लेके उसके खिलाफ जो भी सज़ा का प्रावधान कोर्ट में ट्रायल होगा और फिर उसके बाद कोर्ट जो भी फैसला देता है उसके अकॉर्डिंग। तो वो आपको वो ये काम हुआ ही नहीं। नहीं, समस्या यहाँ से शुरू हुई ना कि मैंने इसकी डिमांड कर दी बस, कि जब मेरी एट्रोसिटी जब अपने आप नहीं हुआ, जब एक नहीं, अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। नहीं हुआ तो फिर आपने क्या किया कि ऊपर जाके कहा कि कार्रवाई करिए? मैंने नेशनल कमीशन में अगस्त 2014 से लेकर दिसंबर 2015 तक 1.5 साल मैंने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किए 5, और वहाँ यही डिमांड की आपने क्यों किए रिप्रेजेंटेशन सबमिट? 5 बार एट्रोसिटी प्रूव, 8 से 10 बार एट्रोसिटी प्रूव हुई थी, लेकिन के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। मुझे कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई हुई तो जब नहीं हुई तो आपने उसको लेके आप नेशनल कमीशन में गए कि भाई इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, यही है ना? नहीं, कार्रवाई नेशनल कमीशन को ही करनी थी जी। नेशनल कमीशन को करनी थी या स्टेट कमीशन को भी करनी थी, क्योंकि स्टेट कमीशन से भी एट्रोसिटी प्रूव हुई थी, नेशनल कमीशन। इस रूल में 3 खासियत हैं। एक तो ये एट्रोसिटी प्रूव होते ही ये स्वतः ही लागू हो जाता है, किसी कोई लागू करे ना करे ये इम्प्लाइड है जी। दूसरा ये है कि ये जो है बाइंडिंग होता है, एक बार अगर इसके तहत आदेश हो गए तो वो कमीशन की ड्यूटी है हर हाल में संबंधित कंसर्न अफसर से इसकी कंप्लाइंस करवाएगा। अगर वो नहीं करता है उसे जेल भी भेजने की पावर है जी। तो उसे हर हाल में उसकी कंप्लाइंस करनी है। तो मैंने यही डिमांड कर दी कि मेरी इतनी बार एट्रोसिटी प्रूव हो चुकी है, 8 से 10 बार, मेरे पास सारे एविडेंस है, प्रूव हो चुकी है। अब धारा 12(2) के तहत दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे कंपेंसेट किया जाए। एक सेकंड आपको रोकूंगा। इस पूरे मामले में आप समझ रहे हैं, दलित उत्पीड़न का मामला साबित हो गया अलग अलग जगहों पे, सरकारी संस्थाएं जहां पे ये साबित होना चाहिए, अदालत में, कमीशन में, और उसमें ये व्यवस्था हाईकोर्ट से भी हुआ, हाईकोर्ट से भी हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी हुआ, और साबित होने के बाद में जो कानून में व्यवस्था है उसके हिसाब से अपने आप ही FIR हो जानी चाहिए और कार्रवाई हो जानी चाहिए। यानी 9 बार आप दलित उत्पीड़न साबित हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का हाल है, केंद्र सरकार का हाल है, SC/ST कमिश्नर का हाल है। ये इस देश में दलितों के लिए व्यवस्था है। अब आप बताइए, एक तो उत्पीड़न हुआ, उत्पीड़न होने के बाद में, और उत्पीड़न क्यों हुआ? क्योंकि वो आदमी ईमानदार था, वो फर्जी मुठभेड़ के मामले में रिपोर्ट बना के नहीं दे रहा था, तो उसका उत्पीड़न हुआ। उत्पीड़न होने के बाद में उस आदमी ने जब शिकायत की तो जीत गया, और ये साबित हुआ कि उत्पीड़न हुआ है, तो भी कोई सजा नहीं हुई। सजा नहीं हुई तो उसकी उसने अपील की, और जो अपील की है उसकी सजा क्या मिली है, अब ये सुनते हैं। उसके बाद मैंने नेशनल कमीशन में 5 रिप्रेजेंटेशन दे के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और खुद के लिए कंपेंसेशन की मांग की जी। मैंने ये भी कहा कि चलिए आपको दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है मत करिए, और मुझे कोई कैश कंपेंसेशन भी नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ तो मुझे देनी पड़ेगी, मुझे आउट ऑफ टर्न प्रोविजन लेवल 5 में दे दीजिए। उसका ये मतलब होता कि मैं उस समय 2014 के बाद में, ये 2014 और 15 की बात है, उससे साल 2 साल बाद में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं का DG हो जाता। बस यही डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ये आदमी होने वाला था, उत्तर प्रदेश का डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी। उसकी जगह आज ये आदमी एक बेघर आदमी है, जिसके पास कल के भोजन का इंतजाम नहीं है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में जो जो मानक आप कहते हैं जिंदगी में तरक्की करने के लिए, वो सब काम किए, पढ़ाई भी की, लिखाई भी की, नौकरी भी पाई, डॉक्टर भी बना, सब कुछ किया, लेकिन 2 चीज़ें आड़े आ गई, एक जाति और एक ईमानदारी। तो इस वजह से कि ये आदमी DG ना हो जाए, तो इसके उत्पीड़न पे जो सज़ा मिलनी चाहिए थी लोगों को, वो भी इन्होंने माफ़ कर दी, चलो छोड़ो। कंपनसेशन मिलना चाहिए था, आर्थिक मुआवजा, वो भी इन्होंने कहा छोड़ो, लेकिन इन्होंने कहा जीवन में कम से कम हम जिस लिए सारा काम करते हैं, मुझे मेरे प्रमोशन दे दो, और वो नहीं मिले। इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद ये हुआ कि नेशनल कमीशन मेरे विरुद्ध प्रबल पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी चिढ़ गया। हाँ, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड UP उस समय अरविंद कुमार थे। हाँ। जो इस समय UP इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के चेयरमैन हैं जी। जो UP इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है, पहले अथॉरिटी थी, अब UP इलेक्ट्रिसिटी कमीशन, विद्युत नियामक आयोग जी, उसके चेयरमैन हैं वो इस समय। तो उनके साथ मिली भगत करके और फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी करके मेरी फाइल ही बंद कर दी नेशनल कमीशन के चेयरमैन ने। को लगता है कि व्यक्तिगत उन्होंने खुन्नस के कारण
आपकी नहीं, फाइल बंद व्यक्तिगत खुन्नस नहीं थी, बस यही खुन्नस थी कि मैंने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी रूल 1995 धारा 12(2) के तहत दोषी के खिलाफ कार्रवाई और 4 के तहत मतलब आपने न्याय मांग लिया, आपने न्याय और 2 के तहत ये होता, जो भी कार्रवाई होती प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ होती, उसके खिलाफ करनी नहीं थी, इसलिए मेरे खिलाफ मुझे परेशान कर दिया। और उसके बाद क्या किया, यही नहीं रुकी गाड़ी, एक तो मेरी फाइल बंद कर दी, उसके बाद फिर मैंने आपत्ति के साथ लगातार प्रयास किया कि फाइल खोल के मुझे न्याय दिया जाए। लेकिन उसके बाद फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मतलब उत्तर प्रदेश शासन के साथ षड्यंत्र करके मुझे एडवर्स एंट्री दी गई और उसके बाद अनफिट फॉर प्रमोशन डिक्लेयर किया गया। उसके बाद फिर मेरी सर्विस बुक में से होम डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का पेज फाड़ के गायब कर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने प्रशांत त्रिवेदी ने करवाया, ठीक है, गायब कर दिया और गायब करके होम डिस्ट्रिक्ट फर्जी आगरा लिख के मेरा आगरा से कन्नौज ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसकी मैंने शिकायत फिर यूपी SC/ST कमीशन में की, तो यूपी SC/ST कमीशन ने 2 साल तक सुनवाई की और सुनवाई के बाद फरवरी 2018 में एक आदेश पारित कर दिया। वो आदेश भी SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी रूल 1995 धारा 12(2) और 4 के तहत था। उसमें ये था, मतलब धारा 12(2) और 4 का मतलब ये है कि अपने आप जो है वो बाइंडिंग है, उसको कोई काट नहीं सकता, हर हाल में पालन होना है, पालन नहीं करेगा तो जेल जाएगा, सीधी सी बात है, उसका ये प्रावधान है। और वो एट्रोसिटी पूर्व होते ही स्वतः ही लागू हो जाता है। तो उसमें 3 आदेश किए गए स्टेट कमीशन ने। ये आदेश किया कि एक तो जो इन एडवर्स एंट्री जो दी गई है और अनफिट फॉर प्रमोशन डिक्लेयर किया गया है उसे रिजॉल्व किया जाए, उसे विलोपित किया जाए। दूसरा, आगरा से कन्नौज ट्रांसफ़र कैंसिल किया जाए। तीसरा ये हुआ कि उसने आयोग ने ऑब्जर्व किया कि इस प्रकरण के निस्तारण में जानबूझ के विलंब किया जा रहा है। कमीशन में 2 साल विलंब किया गया है, जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, विलंब किया जा रहा है, इसलिए प्रकरण के निस्तारण में विलंब के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वो कार्रवाई होनी थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड यूपी के खिलाफ, जो भी उस समय था। जी जी। इसलिए जो फिर क्या हुआ कि लेकिन उस कमीशन ने मेरे फेवर में आदेश तो कर दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य, शायद मेरा ही दुर्भाग्य कहलाएगा, ये था कि उस कमीशन का कार्यकाल 10-12 दिन बाद ही ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर अगला नया कमीशन आया, तो उसके नया कमीशन के आते ही परिस्थितियाँ बदल गई। वहाँ संगठन विशेष के कब्जे में वो कमीशन चला गया। परिस्थितियाँ किस तरह की बदली, कैसे संगठन? गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, उसके बाद कमीशन आया था, उसकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। मतलब सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार आ गई थी। हाँ, मार्च 2017 में और उसमें खास तरह की विचारधारा के लोग कमीशन में आ गए। जी, तो फिर उस संगठन विशेष का कब्जा हो गया उस कमीशन पे। तो उन लोगों ने उस आदेश की कंप्लाइंस होने नहीं दी जानबूझकर। ये 3 चीज़ें थी। अच्छा, उस आदेश पे अमल नहीं होने दिया? नहीं, अमल नहीं, आदेश पेपर पर रह गया, लेकिन उसकी कंप्लाइंस नहीं होने दी, जबकि कमीशन की ड्यूटी थी उसका कंप्लाइंस इंश्योर करने की धारा 12(2) और 4 के तहत जी। लेकिन वो नहीं हुआ। फिर मैं परेशान होकर नेशनल कमीशन में आया। हाँ, तो मैं नेशनल कमीशन में आया। नेशनल कमीशन ने क्या किया, चूँकि मेरे फेवर में स्टेट कमीशन ऑलरेडी ऑर्डर पास कर चुका था और वो भी धारा 12(2) और 4 के तहत था, रूल 1995 में धारा 12(2) और 4। तो स्टेट कमीशन की भी ड्यूटी मतलब मजबूरी बन गई कि मेरे फेवर में ही आदेश करना, लेकिन नेशनल कमीशन की मजबूरी बन गई मेरे फेवर में आदेश करना। लेकिन नेशनल कमीशन ने होशियारी देते हुए क्या किया कि वो ऑर्डर था, बाइंडिंग था, लेकिन उस पर रिकमेंडेशन लिख दिया, मुझे मूर्ख समझकर उस आदेश का कंप्लायंस नहीं करने की नीयत से, और आज तक उस आदेश का कंप्लायंस। अच्छा, वो जो ऑर्डर था उसको रिकमेंडेशन लिख दिया, उस पर रिकमेंडेशन, यानी जो आदेश था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस पे जब नेशनल कमीशन उस पे करता है, लिखता है, तो लिखता है कि हमारे पास में उनकी अनुशंसा आई थी, उनकी रिकमेंडेशन आई थी, जबकि वो आदेश था। हाँ, तो आदेश था, उसे रिकमेंडेशन बता दिया। आदेश में ये होता है कि ऑर्डर बाइंडिंग है, आपको हर हाल में पालन करना पड़ेगा। रिकमेंडेशन ये है कि डिस्क्रिप्शन है, पालन करो ना करो, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती। लेकिन बाइंडिंग ऑर्डर का ये मतलब होता है कि अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये था। तो रिकमेंडेशन लिख दिया उस पर। तो इस तरह फिर उसका आज तक उसके तीन बिंदु थे उस आदेश के। एक तो ये था कि आगरा से कन्नौज ट्रांसफ़र जो किया गया है उसको कैंसिल किया जाए। दूसरा ये था कि सितंबर 2017 से इनको वेतन दिया जाए, अब तक का लगा था। तीसरा ये था कि प्रकरण निस्तारण में विलंब के दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। चूँकि दोष प्रमुख सचिव स्तर से था, इसलिए कार्रवाई प्रमुख सचिव के खिलाफ होनी थी, तो इसलिए जो है उसका पालन नहीं, इसीलिए उस पर रिकमेंडेशन लिखा गया। इसका एक कारण और था, मई 2014 में केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ था, और सत्ता का परिवर्तन होते ही
ये टर्निंग पॉइंट था नेशनल कमीशन की कार्यप्रणाली में। सत्ता परिवर्तन होते ही नेशनल कमीशन जो रूल 1995 धारा 12, 2 और 4 को तहत जो बाइंडिंग ऑर्डर होता है नेशनल कमीशन द्वारा धोखाधड़ी और झूठ और फरेब के तहत उसे रिकमेंडेशन बताकर उसी पर अमल करते हुए, रिकमेंडेशन पर ही अमल करते हुए याचियों को न्याय से वंचित किया जाने लगा और इसी के तहत मेरे ऑर्डर पे भी रिकमेंडेशन लिख दिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्लियर करने की ज़रूरत है। रिकमेंडेशन लिख दिया का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ बदल दिया। आपके पक्ष में जो स्टेट कमीशन का ऑर्डर आया था उसको जब अगली जगह कहीं पे उसका जिक्र किया जा रहा है तो उसको ये कहा जा रहा है कि ये आदेश नहीं था, अनुशंसा थी, रिकमेंडेशन था। आदेश जो था वो वैसा का वैसा ही है। आप इस चीज़ को समझिए कि अगर इन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि इस जगह की सफाई होगी तो इस ऑर्डर की जगह उन्होंने कह दिया कि साहब इन्होंने इस जगह की सफाई करने का ऑर्डर नहीं दिया है, इस जगह की सफाई करने की सिफारिश की है, ऐसे समझिए। इससे पूरा मामला पलट जाता है। और यही इनके केस में हुआ कि जो आदेश था, कागज पे आदेश लिखा हुआ स्टेट कमीशन का, उस कागज को उन्होंने जब दूसरे पत्र में उस कागज का जिक्र कर रहे हैं तो उसको बता रहे हैं सिफारिश है। जी अच्छा, मई 2014 से पहले इसी रूल को बाइंडिंग ऑर्डर बताते हुए उसी को फॉलो करते हुए पिटिशनर्स को न्याय मिल जाता था। लेकिन मई 2014 के बाद आज 10 साल तक वही स्थिति लागू है। इस रूल को रिकमेंडेशन बताकर याचियों को न्याय नहीं दिया जाता, पिटिशनर्स को न्याय नहीं दिया जाता। तो फिर इस तरह रिकमेंडेशन लिखने के बाद आज 7 साल बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लाइंस इंश्योर नहीं की गई है नेशनल कमीशन। तो आपके केस में ही नहीं हो रहा है, ये ज़्यादातर केसों में होने लगा है कि अब स्टेट कमीशन का ऑर्डर आया तो उसको रिकमेंडेशन बता दो। स्टेट कमीशन नहीं, नेशनल कमीशन अपने लेवल से इस रूल को वो कहता है रिकमेंडेशन है, वो कहता है ये रिकमेंडेशन है, वो ऑर्डर नहीं है, इसकी कंप्लाइंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि वास्तव में वो बाइंडिंग ऑर्डर था, आज भी है और आगे भी आप रहेगा। सोचिए, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के जो दांत थे ना, दांत जो उसकी पावर थी, वो आयोग में जो लोग बैठ गए, एक अलग विचारधारा के लोग, उन्होंने सीधे उस पूरे दांत को, उसके नाखून दांत सब काट दिए, उसकी पावर छीन ली आयोग की, खुद ही छीन ली, खुद ही आयोग में बैठे हुए हैं। जो काम कानून के तहत आयोग करता है तो आदेश देता है, उसकी जगह उन्होंने उसको अनुशंसा में बदल दिया। इसलिए इस हिंदुस्तान में अब इस तरह के इस धारा में जो SC/ST उत्पीड़न के मामले आएंगे, उन मामलों में अब हिंदुस्तान में SC/ST कमीशन से ऑर्डर नहीं आएगा, सिफारिश आएगी। यानी तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो, तुम्हारी मर्जी। जबकि कानून कहता है कि ये अगर दोषी मानते हैं तो वो आदेश ही होगा। ये एक बड़ा बदलाव 2014 के बाद विचारधारा के अलग लोग कमीशन में आने के बाद आया है, ऐसा आपका कहना है। जी आगे बताइए। ऐसा नहीं है कि ये उनका डिस्क्रिशन था, ये एक दंडनीय अपराध है जो ये कर रहे हैं, रिकमेंडेशन बताकर न्याय से वंचित कर रहे हैं। ये एक दंडनीय अपराध है क्योंकि वो ऑर्डर बाइंडिंग, मतलब उनको ऐसा करने का अधिकार भी नहीं है। नहीं, कोई अधिकार नहीं है, वो तो धोखाधड़ी और फर्जी वाला कर रहे हैं। तो उसके बाद 7 साल तक उस आदेश, आज तक भी उस आदेश का पालन नहीं किया गया है। न तो मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल किया, न मुझे वेतन दिया, न किसी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। अब आपका रिटायरमेंट का मामला आता है। नहीं, अभी मैं इसमें और क्या, अब इस आदेश का एक तो 7 साल से पालन नहीं किया, अब दूसरे इसी आदेश को नलीफाई करने के लिए, मतलब निष्प्रभावी करने के लिए मुझसे दबाव में 3 एफिडेविट मांगे जा रहे हैं। ये मांगा जा रहा है, जैसे उसमें लिखा था कि इनका आगरा से कन्नौज ट्रांसफ़र कैंसिल किया जाए, तो मुझसे ये मांगा जा रहा है कि मैं कन्नौज में ही रिटायरमेंट तक खुशी से और स्वेच्छा से नौकरी करूँगा, ये एफिडेविट दे दूँ। दूसरा, उसमें ये आदेश था कि इनको वेतन का भुगतान किया जाए सितंबर 2016 से अब तक का, तो मुझसे ये मांगा जा रहा है कि सितंबर 2016 से मेडिकल लीव की एप्लीकेशन दे दो, मेडिकल सर्टिफिकेट सहित दे दो और एफिडेविट पे दे दो। और तीसरा, मुझसे ये मांगा जा रहा है कि जो प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है, ये बिंदु है उसमें। तो मुझसे ये मांगा जा रहा है कि जितनी भी आपने कंप्लेंट्स की हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस ने की हैं अब तक, चाहे वो पुलिस में की, कहीं भी की, उन सबको वापस लेने का हमको एफिडेविट दे दो। और इसके वापस लेते ही ये मेरे खिलाफ उल्टी कार्रवाई करना चाहते हैं, इसलिए मुझसे मांग रहे हैं। हाँ, जाहिर बात है कि अगर आपने इतना बड़ा पूरा देश के पूरी व्यवस्था का, कमीशंस का, अदालतों का टाइम खराब किया, आप इसका तो आपने झूठी शिकायत की थी।
जी। जबकि वो सच्ची थी, साबित हो गई, अदालत में साबित हो गई कि इनकी कंप्लेंट, अब इनको कहा जा रहा है कि तो अपनी जो कंप्लेंट थी उसको आप बोल दीजिए कि वो झूठी कर दी थी हमने, और उस कंप्लेंट पे आप लिख के दे दो एफिडेविट पे, शपथ पत्र पे, तब आपको पेंशन देंगे। अभी इसी का उत्पीड़न यहीं खत्म नहीं होता और आगे है। अभी जब मैंने 3 एफिडेविट सुनते जाइए। लिख के देते, नहीं दिए लिख के, तो नेशनल कमीशन की ड्यूटी थी कि विद इन 1 वीक सिर्फ, ये ऑर्डर पास हुआ था 29 अक्टूबर 2018 को। नेशनल कमीशन की ये ड्यूटी थी, नेशनल कमीशन फॉर सोल कास्ट, जो खान मार्केट है ईडी वाली बिल्डिंग में, हाँ। इसकी ये ड्यूटी थी कि उस ऑर्डर की इसी रूल 1995 धारा 12, 2 और 4 के तहत कंप्लायंस इंश्योर कराने की। लेकिन कंप्लायंस इंश्योर करने की बजाय मुझे उत्पीड़न करने के लिए 3 साल तक हियरिंग फिक्स की गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कभी आया नहीं और सिर्फ नोटिस हियरिंग फिक्स की गई। मतलब ये होता है नेशनल कमीशन में अगर पर्सनल अपीयरेंस के लिए आपको किसी को कॉल करना है तो सम्मन जारी किया जाता है। यहाँ ये कार्यप्रणाली है कि मई 2014 के बाद सम्मन किसी को जारी नहीं किया जाता। बहुत बिरले रेयरेस्ट केस में ये सम्मन और वारंट इशू होता, कभी किया ही नहीं जाता। मतलब सिर्फ नोटिस इशू किया जाता है, वो कभी याद हो, वो नोटिस बाइंडिंग नहीं होता है पर्सनल अटेंडेंस के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब 3 साल तक उस आदेश का पालन नहीं किया, उल्टा मेरा उत्पीड़न किया गया और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी रूल 1995 धारा 12, 2 और 4 को ये रिकमेंडेशन बताकर उसका पालन नहीं किया गया। और ये मुझे पता था कि ये रिकमेंडेशन सरासर झूठ और फरेब है। तो फिर मैंने चूँकि नेशनल कमीशन फॉर सोशल कास्ट की गवर्निंग बॉडी, सुपरिंटेंडिंग बॉडी दिल्ली हाई कोर्ट, तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने नेशनल कमीशन के खिलाफ पिटीशन फाइल किया जी, जून 2022 में। और फिर उस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 सितंबर 2022 को ऑर्डर पास किया एक, और उस ऑर्डर, लेकिन नेशनल कमीशन द्वारा उस ऑर्डर की भी कंप्लाइंस नहीं की गई। तब फिर मुझे कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ा नेशनल कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ विजय संपला, और उसके बाद वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर, उसके बाद मेंबर अंजू बाला, और उसके बाद एक मेंबर और थे सुभाष पारदी, और सेक्रेटरी थी उसमें उपमा श्रीवास्तव। इन 5 लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट किया। फिर कोर्ट ने फिर कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया, तो इन लोगों ने फिर उसका जवाब दिया। वो जवाब इन्होंने तैयार किया 16 फरवरी 2023 को, लेकिन वो जवाब तैयार करके रख लिया, कोर्ट में 6 महीने तक सबमिट नहीं किया, क्योंकि वो झूठा था और उसका कोर्ट में देते तो एफिडेविट सबमिट करना पड़ता। तो इन लोगों ने क्या किया कि 6 महीने तक तो एफिडेविट सबमिट नहीं किया। और उसके बाद जब मैंने कोर्ट से डिमांड की हिसाब ये, और कोर्ट में दिखा देते थे हिसाब, देखिए हमने इनको जवाब दे दिया है और आप अब इस कंटेंट को डिसमिस कर दीजिए। तो मैंने कहा सर ये एफिडेविट इन्होंने कोर्ट में आज तक सबमिट ही नहीं, ये जब जो रिप्लाई है अपना आज तक विद एफिडेविट कोर्ट में सबमिट ही नहीं किया है, तो कॉग्निजेंस कैसे हो जाएगा बिना एफिडेविट सबमिट किए? तो क्या वो रिप्लाई में झूठ बोल रहे थे और उसको शपथ पत्र पे लिख के नहीं दे रहे थे? यही था कि रिप्लाई में झूठ बोल रहे थे और शपथ पत्र पे लिख के नहीं दे रहे थे। फिर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने किया कि ऑर्डर पास किया 4 जुलाई 2023 को कि आप इसमें एफिडेविट सबमिट करिए और उसकी एडवांस कॉपी पिटिशनर को दीजिए। लेकिन उसकी कॉपी फिर भी मुझे नहीं दी गई, क्योंकि वो झूठ था उसमें। फिर इन्होंने फिर कोर्ट के कहने पर फिर भी प्रॉपर एफिडेविट फिर भी सबमिट नहीं किया, फ्रॉड और फर्जी एफिडेविट सबमिट किया, और वो किया 10 अगस्त 2023 को। मतलब आप जवाब बना के रख लिया 16 फरवरी 2023 को। और वो एफिडेविट में फर्जी क्या था? फर्जी ये था कि उस एफिडेविट में मेन 3 पॉइंट थे। उसमें ये लिखा था कि साहब ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी रूल 1995 धारा 12, 2 और 4 ये जो है रिकमेंडेशन होता है, ये रिकमेंडेशन होता है, और इसके तहत पारित आदेश भी जो भी होता है वो भी रिकमेंडेशन होता है। तो हम इसका पालन करें ना करें कोई कंपल्सन नहीं है हमें इसकी कंप्लाइंस की। तो आपने कहा कि भाई लिख के दो, अगर रिकमेंडेशन होता है तो आप एफिडेविट पे दो कि ये रिकमेंडेशन होता है, कौन से कानून में है, तो उन्होंने लिख के नहीं दिया। जो वेतन संबंधी आदेश बाइंडिंग ऑर्डर था नेशनल कमीशन का, हाई कोर्ट में क्या हुआ था? हाई कोर्ट में ये हुआ कि हाई कोर्ट ने नेशनल आदेश किया 6 सितंबर 2022 को आदेश किया। उस आदेश का अनुपालन नेशनल कमीशन द्वारा नहीं किया गया। तो फिर मुझे अब मानना याद, आदेश क्या था? आदेश ये था कि आप 16 सितंबर को नेशनल कमीशन में उपस्थित हों और अपने ग्रीवेंस प्रेजेंट करें। तो मैं 16 कमीशन को वो 16 सितंबर को नेशनल कमीशन में उपस्थित हुआ और मैंने अपने 8 पेज का ग्रीवेंस जो है नेशनल कमीशन में दिए जी। और फिर उस पे जो है ये कहा कि ये जी मेरे ग्रीवेंस हैं, इनके संदर्भ में आप मुझे न्याय दे दो।
तो इन्होंने न्याय कुछ नहीं किया, बल्कि उसे क्लोज़ कर दिया, मेरे ग्रीवेंसेस को, कि हमने ये मैटर क्लोज़ कर दिया। जी। तो इसी बात पे जब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ा दिल्ली हाई कोर्ट में। कंटेम्प्ट फाइल करने के फिर तब इन्होंने जवाब दिया। जवाब देने के बाद में जवाब क्या दिया? जवाब तैयार करके रख लिया, कोर्ट में शामिल नहीं, फाइल नहीं किया, 6 महीने तक तैयार करके लिए। उसके 3 बिंदु थे बस, ये कि रूल 1995 धारा 12, 2 और 4 ये रिकमेंडेशन होती है। और हमारे नेशनल कमीशन के डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी फरवरी 2016 में। उस मीटिंग में उन्होंने इस रूल को अमेंड करके रिकमेंडेशन घोषित कर दिया है। अच्छा, ये झूठ था, फरेब था, लेकिन इन्होंने ये लिखा उसमें। और तीसरा ये था कि जो पिटिशनर हैं डॉक्टर ब्रह्मदेव, इनका मैटर तो हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन उसका फिर जब मैंने ये कहा कि ये एफिडेविट नहीं दे रहे हैं तो फिर मतलब ये सारी बातें जो आप कह रहे हो स्टाम्प पेपर पे दे दो ताकि पता चल जाए कि आप सच बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। हाँ, तो मैंने कोर्ट से यही कहा कि साहब इनसे एफिडेविट मांग लीजिए। कोर्ट ने एफिडेविट मांगा, लेकिन फिर भी इन्होंने एफिडेविट नहीं दिया, बल्कि एफिडेविट के फर्जी और फ्रॉड एफिडेविट दिया। वो ऐसे था कि जो ये 3 बातें लिखी थी एफिडेविट में, न तो उनका कोई उल्लेख किया था, और जो रिप्लाई जो दिया था 16 फरवरी का, जिसका ये पार्ट एंड पार्सल ये 3 बातें थीं, उसका कहीं कोई, उसके बिंदुओं का कहीं कोई एफिडेविट में सत्यापन भी नहीं किया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो कुछ भी ये इस ऑर्डर, ये जवाब में 16 फरवरी 2023 वाले में लिख के दे रहे हैं, ये झूठ, फरेब और धोखाधड़ी है, इसके सिवा कुछ नहीं। जी। अच्छा, फिर कोर्ट ने ये कहा, आदेश ये भी कहा कि यदि आप मुझसे, मेरे लिए ऑर्डर किया कि यदि आप इस मतलब जो भी इन्होंने जवाब दिया है इससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपको लिबर्टी दी जाती है, आप इसे दूसरे पिटीशन के माध्यम से चैलेंज करिए। तो मैंने जो सर्टिफाइड कॉपी वगैरह लेके सब रख ली थी। अपील सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करनी थी, दिल्ली हाई कोर्ट में भी करनी थी, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरा उत्पीड़न, जो ये सभी 3-4 बिंदु थे, इसके आधार पर एक तो मैंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की डिमांड कर दी थी धारा 12, 2 और 4 में। दूसरा ये था कि ये 3 एफिडेविट मांग रहे थे जो ये थे, मैंने वो 3 एफिडेविट नहीं दिए। तीसरा ये था कि जो ये इस रूल 1995 धारा 12, 2 और 4 के साथ वर्ष 2014 से 10 वर्ष से जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, उसे रिकमेंडेशन बताकर न्याय से वंचित किया जा रहा था लोगों को, उसको मैंने एक्सपोज कर दिया था। तो इससे ये पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। तो इन सभी कारणों के कारण इन्होंने एक तो मेरा मोबाइल सर्विलेंस पर रखवा दिया, सर्विलेंस रखवा के फिर मेरी 7 साल की एडिशनल डायरेक्टर रैंक की नौकरी छीन ली, 7 साल का एडिशनल डायरेक्टर रैंक का वेतन छीन लिया। और जब तक मेरी सेवा काल शेष रहा फरवरी 2024 तक, मुझे नौकरी नहीं करने दी, बल्कि उसके बहाने मुझसे 3 एफिडेविट मांगते रहे लगातार। मैंने नहीं दिए तो वो सेवा काल समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर मेरा जैसे ही सेवा काल समाप्त हुआ तो पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज़ का टाइम आया, तो फिर मुझे एक्सटेंशन दे रहे हैं 3 साल का। मतलब मेरा सेवा नौकरी समाप्त होने के बाद मेरे रिटायरमेंट का जो पैसा था उसके रोकने के लिए इन्होंने मुझसे ये कहा कि हम आपको 3 साल का सेवा विस्तार दे रहे हैं। मतलब जब आपकी नौकरी खत्म हो गई पूरी, लड़ते और फिर मौका आया कि चलो भाई रिटायरमेंट हो गया, अब आपको जो भी पैसा मिलता है रिटायरमेंट पे, पीएफ जो मिलता है वो मिलने वाला है, तो उन्होंने कहा ये मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रोकने के लिए क्या किया कि 3 साल के लिए आपकी नौकरी और बढ़ा दी कि भैया 3 साल का एक्सटेंशन दिया आपको। हाँ। अब आप जो है आराम से जो है और 3 साल नौकरी करो। तो वो एक्सटेंशन तो आप मांगोगे ना कि वो अपनी तरफ से दे सकते हैं। अब उसमें एक काम और किया ना, इसकी अधिसूचना जो है मेरे रिटायरमेंट से 5 महीने पहले जारी कर दी, 12 अक्टूबर 2023 को। और उसमें होशियारी और धोखाधड़ी करते हुए मेरे साथ, और ये आदेश जो था मेरे नाम से नहीं था, आदेश तो जनरल था, लेकिन मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज़ को रोकने की वजह से जारी किया गया था जी। और उसमें होशियारी ये कर दी कि उसमें वीआरएस लिख दिया, क्योंकि वीआरएस का डिस्क्रिप्शन शासन का होता है। और अगर ये लिखते कि आप स्वीकार करें या अस्वीकार करें तो वो फिर कैंडिडेट का डिस्क्रिप्शन होता है, तो फिर वो मेरे पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज़ रोक नहीं पाते। तो वीआरएस आपने मांगा था क्या? मैंने वीआरएस का तो उसमें औचित्य ही नहीं है ना। वीआरएस तो जब आपका टर्म पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया, वीआरएस तो सर्विस ही पूरी हो गई, रिटायरमेंट से पहले मांगा जाता है। तो वीआरएस तब भी कैसे वीआरएस लिख दिया उन्होंने? उन्हें ये जो है बेवकूफ़ समझते हैं ना, होशियारी देते हैं, ज़्यादा होशियारी ये देते हैं कि अगर इसकी समझ में नहीं आएगा तो ये वीआरएस मांगता रहेगा और हम मना कर देंगे तो पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज़ रोक लेंगे, और जब रोक लेंगे तभी ये 3 एफिडेविट देगा जो हम मांग रहे हैं।
क्योंकि उस आदेश का पालन नहीं किया है ना वेतन संबंधी। मतलब कुल मिला के चारों तरफ से वो लोग फंसे हुए हैं। हाँ, वो और फंसे हुए हैं। अब वो बचने के लिए चाहते हैं कि आप अपने हाथ कटवा लो, एफिडेविट नहीं, खुद देके, जेल चले जाओ और उनको एफिडेविट दे दो। एफिडेविट देके हाथ कटवा लो, ताकि जो है तभी वो आपको जीने देंगे। हाँ, अब स्थिति ये है। अब एफिडेविट भी मौखिक मांगते हैं, कभी राइटिंग में नहीं मांगते भाई, मौखिक मांगते हैं। अभी की बात थी, 10-12 दिन पहले मैं चेयरमैन के पास गया, मैं कहा साहब मेरे पोस्ट रिटायरमेंट ड्यू, वो मैंने कहा मेरी सैलरी दे दो कि ये तो रिकमेंडेशन है। मैंने कहा रिकमेंडेशन है तो मैंने कहा रिकमेंडेशन है तो फिर आप इसके अगेंस्ट में 3 एफिडेविट क्यों मांगते हो? अगर रिकमेंडेशन है तो फिर तो 3 एफिडेविट मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाएगा, पालन करो जाए। फिर नहीं, हम तो नहीं मांग रहे। मैंने कहा मांगे कि जिन्होंने मांगा हुआ उनसे बात करो। अच्छा, वो तो व्यक्तिगत तौर पे मांग रहे होंगे ना, लिख के तो मांग नहीं रहे होंगे। हाँ, वो लिख के अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये सब कहानी पूरी आपकी पूरी व्यथा जो है वो समझ में आ गई है। अब ये बताइए कि इस पूरे इसके कारण आपको व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, इसको थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए, क्योंकि लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कैसे होता है उत्पीड़न SC/ST का हिंदुस्तान में। ये एक बड़ा पक्का हमारे सामने उदाहरण है। हाँ, तो एक तो जब तक नौकरी थी तब तक वेतन से वंचित करने की नियत से नौकरी नहीं कर दी थी, 3 एफिडेविट मांगते रहे। उसके बाद जब नौकरी खत्म हो गई तो पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज रोकने के लिए मुझे एक्सटेंशन दे रहे। मैं उस एक्सटेंशन के लिए लिख के दे चुका हूँ। इन्होंने VRS लिखा है, मैंने लिखा है कि इसमें VRS का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मेरी डेट ऑफ रिटायरमेंट तो पास हो चुकी है। कि जीवन में जो परेशानियां क्या हुई ये बताइए, इस सब के कारण क्या कष्ट हुआ? बस मैं 1 मिनट में उसी पे आ रहा हूँ। मेरा 4 BHK निजी फ्लैट था, उसका ऑक्शन करवा दिया है और मैं उसका होम लोन का रिपेमेंट होने नहीं दिया है। मेरे 7 साल के वेतन को रोककर, मेरे पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज़ को रोककर, मेरे 90% GPF का भुगतान रोककर, और जो मेरी 2 संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति, जिन्हें बेच कर मैं होम लोन चुकाना चाह रहा था, जो पिछले 10 साल से उनमें ताला लगा हुआ है और वो सेल के लिए ही थी, वो बिकने ही नहीं थी, जिससे कि होम लोन चुक जाएगा तो 3 एफिडेविट कैसे देगा ये? और फिर इस मेरे फ्लैट को, मेरा 4 BHK फ्लैट था, उसको छीनने की, और पॉश अपार्टमेंट में फ्लैट है, आगरा का शायद सबसे पॉश अपार्टमेंट होगा वो फ्लैट था, और उस फ्लैट को छीनने की तैयारी 4 साल पहले ही कर ली गई। जब मेरा मोबाइल सर्वेलेंस पर रखवाया तभी इनको मालूम पड़ गया कि इसका ये होम लोन है, उसकी छीनने की तैयारी कर ली, और उसके लिए इन्होंने फर्जी पेपर में, चूँकि मेरे वेतन के आदेश थे और वो आदेश जो है कोर्ट के समतुल्य थे, क्योंकि आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन को सिविल कोर्ट की फुल पावर्स कन्फर्ड है, फुल पावर्स हैं। तो वो जो वेतन का आदेश था वो सिविल कोर्ट का आदेश था और वो बाइंडिंग ऑर्डर था, और इसी को रोककर जो मेरा होम लोन NPA करवाया था, इसलिए न तो बैंक को, न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, न डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, और किसी को भी होम लोन की रिकवरी का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। इसलिए जो बैंक जो सरफेसी एक्ट कहती है वो मुझ पर लागू नहीं होता था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्हें पता था कि ये लागू नहीं होता है, इस पर अच्छी तरह पता था, तो इन्होंने क्या किया कि फर्जी पेपर बनाए, फर्जी सरफेसी एक्ट के, और सरफेसी एक्ट के फर्जी पेपर ऐसे बनाए। एक तो ये सैलरी वाला जो ऑर्डर था इसको कंसील किया है, और सदैव कंसील किया है, और बेशर्मी के साथ कंसील किया है। और किसने कंसील किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें चेयरमैन नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनेश कुमार खारा शामिल है। सबसे बड़ा रोल दिनेश कुमार खारा चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। उसके बाद फिर बाकी का मैं उल्लेख करना नहीं चाहता, जो लोअर हायरार्की है स्टेट बैंक की। उसके बाद फिर आगरा की कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी, उसके बाद DM आगरा भानुचंद गोस्वामी, उसके बाद फिर ADM शुभांगी शुक्ला, उसके बाद ACM रतन वर्मा, उसके बाद पुलिस कमिश्नर J रविंदर गौड़। इन सब ने, एक मैं बहुत रोचक बात कहूँगा बाद में, इन सब ने जो है समान फर्जीवाड़ा किया है। क्या किया कि उस ऑर्डर को, वेतन वाले ऑर्डर को कंसील कर दिया। उसके बाद उसके लिए मेरे पास प्रमाण है, मतलब आपका जो वेतन मिलना चाहिए इस बात का जो आदेश था उसको छिपा लिया, उस ऑर्डर को छिपा के। और फिर क्या किया कि इन लोगों ने DM की। आज एक बात बताइए, एक सरल बात बताइए, मतलब मेरे फ्लैट का ऑक्शन और पजेशन लेने के लिए फर्जी पेपर तैयार कर, वो आप कह रहे हो मेरे को, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे समझ में नहीं आता इतनी डिटेल। मुझे आप एक बार बताइए कि भाई मैंने आपको लोन दिया, आप मेरी किस्त नहीं चुका रहे हो तो मैं आपका मकान जब्त कर लूँगा। बैंक यही तो करते हैं सबके साथ में। आपके केस में ऐसा क्या अलग था कि नहीं करना चाहिए था? नहीं, वो ऐसा था ना, वो जो सैलरी का ऑर्डर था वो कोर्ट का ऑर्डर था, सिविल कोर्ट का ऑर्डर था, और वो बाइंडिंग ऑर्डर था। वो अगर रिकमेंडेशन होता तो ऐसा नहीं था, बाइंडिंग ऑर्डर था, और उस ऑर्डर का हर हाल में पालन होना था। जानबूझ के उस ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं की। मतलब आपका कहने का मतलब ये, इन लोगों के चक्कर में आपकी सैलरी, आपका हक आपको नहीं मिला, और उस चक्कर में आप किस्त नहीं चुका पाए थे, इसलिए आपका फ्लैट चला गया। नहीं, मैं नहीं चुका पाया था, ये कहना बिल्कुल गलत है।
मुझे होम लोन चुकाने नहीं दिया है। मतलब मेरा उन्होंने पैसे नहीं दिए आपको? नहीं, मेरा पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज भी तो रोका है, फिर एक्सटेंशन देके पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज आप क्यों रोक रहे हैं फिर? कुल मिला के उन्होंने आर्थिक रूप से आपको अपंग बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपका फ्लैट भी आपके हाथ से निकल गया। नहीं ना, वो ऑक्शन कर दिया है, बिजली के बिल पे और इनकम टैक्स रिटर्न पे भी दूसरे का नाम चढ़ा दिया है, जबकि वो फर्जीवाड़ा है जी। फर्जी वो ऑक्शन वो फर्जी पेपर्स इसलिए तैयार किए हैं इस तरह की। एक तो डीएम की परमिशन होती है। देखिए ये थोड़ा सा मामला बस एक ही चीज़ में ये इतना उलझ रहा है ना मामला, इसको सरल या तो सरल कर दें आप, क्योंकि इसे समझ में नहीं आता। इतना सारा लोगों पे आपने एक साथ 15-20 नाम ले दिए और उन सब के ऊपर आपने कहा इन्होंने फर्जीवाड़ा। देखिए इसमें आपको एक इंटेंट समझाना पड़ेगा, नहीं इस आदमी का क्या मोटिव था, उसका क्या मोटिव था, या तो आप उस डिटेल में जाएं या आप रूटीन की बात है, क्योंकि आप किसी पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, गंभीर आरोप नहीं लगा रहा, सत्य आरोप लगा रहा हूँ। नहीं, वो आपका ये पर्सपेक्टिव हो सकता है कि सत्य आरोप है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के ऊपर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो वो अपने आप में या तो साबित हो, क्योंकि ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं उससे एस्टेब्लिश नहीं हो रही हैं। मैं अगर मकान का लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं चुका पा रहा हूँ क्योंकि मेरा वेतन रोक दिया गया। लेकिन मेरा वेतन इसलिए रोक दिया गया क्योंकि मुझे रिटायरमेंट का भी पैसा इसलिए नहीं मिलने दिया गया कि कहीं मैं अपने बैंक का लोन ना चुका दूं। तो जीवन का किसी मतलब इतना बड़ा आपका लोन चुकाना मसला तो नहीं बन जाएगा ना इस व्यवस्था के लिए? अब बने ना बने, लोन भी कोई ज़्यादा नहीं था, कुल 10-15 लाख रुपए शेष रह गई थी। जी। और ठीक है, अगर वो नहीं है तो जो वेतन वाला आदेश था इन लोगों ने क्यों छिपाया? किससे छिपाया, कहाँ पे छिपाया उसको? ऐसा था, मैं जैसे ही मेरा मकान फिर इन लोगों ने ऑक्शन करके और फिजिकल पोजीशन और वो डकैती डाल के लिया है, डकैती डाल के फ्लैट छीना है, वो दरवाजे तोड़ के डकैती डाल के फ्लैट छीना है। वो एज पर रूल नहीं लिया गया है, वो मकान का पोजीशन, ठीक है, क्योंकि डीएम की उसमें कोई परमिशन नहीं दी मकान का। अभी सर्विस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इस मकान वाले पार्ट का आपने बता दिया, आपकी बात कंप्लीट हो गई है कि इसमें जो है आपका मकान जो है, आप उसका लोन इसलिए आपका मकान हाथ से निकल गया क्योंकि उन्होंने आपको इस लायक बना दिया कि आप लोन ही ना चुका पाएं, है ना, अलग अलग तरह से अड़ंगे डाल के लोन के चुकाने में। हाँ, उसके बाद अब क्या हुआ, अब कैसे जी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं आप, क्या खा रहे हैं, कैसे ज़िंदगी चल रही है, ये बताएं। उसके बाद मेरा उसी दिन जो है, अच्छा एक बात और है, मेरा मकान चलिए छीना, पूरे सामान सहित क्यों छीना? और उसके बाद जो सबूतों की जो फाइलें थी, सबूतों की लगभग 100 फाइलें थी सबूतों की। और उसके बाद जो दर्जनों मूल्यवान अभिलेख थे, और उसके बाद 55 तोले गोल्ड था, उसके गहने थे, उसके बाद 2,75,000 रुपये कैश था, और उसके बाद दर्जनों मूल्यवान घरेलू वस्तुएं थी। इस तरह कुल पूरे सामान सहित फ्लैट पे कब्जा लिया है, खाली फ्लैट पे कब्जा नहीं लिया है, पूरे हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया है, धक्के मार के बाहर निकाला है, खाली हाथ, खाली जेब और नंगे पैर, ठीक है। और उस पूरे सामान सहित फ्लैट पे कब्जा लिया है क्योंकि इनको सबूत छीनने थे। तो ये फ्लैट पे कब्जा लिया, उस फ्लैट का कब्जा जब लिया तो उसमें कौन कौन सा सामान जब्त कराया गया? कोई पंचनामा बना, कुछ आपसे कहीं साइन कराया या कुछ लोगों से? कोई साइन नहीं, तो वहाँ के लोगों के कुछ साइन कराए पंचनामा? हमारे सामने कुछ नहीं किया, बस हमें दरवाजे तोड़कर कब्जा लेकर और हमारे सामने सील लगाकर और हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और उसके बाद फिर अपार्टमेंट परिसर में हमें आज तक घुसने नहीं दिया गया। और उसके बाद ये लोग जो बैंक के लोग, जिला प्रशासन और पुलिस के लोग, इन लोगों ने 8 दिन तक पूरे मकान को खंगाला है, पूरे मकान को। जब सील कर दिया था तो फिर क्यों खोला? नहीं तो तोड़ ली सील, अब उनकी मर्जी है, कौन रोक लेगा उनको? हमें तो बाहर घुसना ही नहीं दिया ना। उसके बाद 19 मार्च को कब्जा लिया है दिन में 1 बजे, 19 मार्च 2024 को दिन में 1 बजे कब्जा लिया। चलिए बैंक लेती तो खाली मकान लेती, सामान क्यों? और उस सामान में से ये 75% सामान गायब कर लिया है क्योंकि उसमें 100 फाइलें हैं सबूतों की। इनको सबूत छीनने थे, सबूत छीनने की प्लानिंग इन्होंने पहले ही कर ली थी 2020 में, 4 साल पहले। तो उसके बाद ये और 25% सामान को फिर वहाँ से स्टेट बैंक के माध्यम से उसकी इन्वेंट्री बनवाई है 25% सामान की। 75% सामान की कोई इन्वेंट्री नहीं बनने दी है और वो गायब कर लिया है। कहाँ है मुझे नहीं पता, इन्वेंट्री में जो नहीं लिखा है। और उसके बाद 25% सामान दूसरे गोदाम में कहीं शिफ्ट कर दिया है और मुझसे फिर कहा जा रहा है ये सामान ले जाओ। और नेशनल कमीशन चेयरमैन द्वारा मुझसे ये कहा जा रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज़ आपके तब मिलेंगे जब एक तो 3 वो एफिडेविट दे दो और ये 25% सामान के बदले में 100% सामान प्राप्त किया ये लिख के दे दो। अगर ये लिख के नहीं दोगे जो किया जाए सो कर लो, पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज़ भी नहीं। तो न्याय का तकाजा ये है कि जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं
हमें उनका पक्ष भी मालूम है, जो नहीं मालूम है। लेकिन ये एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, ये इस व्यक्ति की अपनी कहानी है जो ये बता रहा है। इसमें जो कैरेक्टर हैं, जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो इनकी अपनी ज़िंदगी के अनुभव पे आधारित हैं। इसमें ये जो कुछ जानकारियाँ दे रहे हैं उसके लिए हम उसको केवल आप तक पहुँचा रहे हैं। इसमें हम इसको वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, बहुत साफ साफ कर दे रहे हैं कि इन्होंने जो भी जानकारियाँ दी हैं, व्यक्तियों के बारे में बातें कही हैं, उनकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। हमने केवल इनकी फाइलें, कागजात वगैरह देखे जो हमको फर्स्ट इम्प्रेशन में सही लगे, जिसके आधार पे हमने ये इंटरव्यू किया है। अब आप आगे क्या चाहते हैं ये बताइए, बहुत छोटे शब्दों में। क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे उक्त वर्णित घोर उत्पीड़न का संज्ञान लेकर और मुझे न्याय प्रदान करने में न्याय प्रदान करने का कष्ट करना चाहूँ। आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी दखल दें, पहली चीज़। दूसरा, मैं जो समझाऊं इस पूरी कहानी के जो पहलू हैं वो ये हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ें होती हैं, किस तरह से उस फर्जी मुठभेड़ को लेकर जो कागज़ बनते हैं वो फर्जी बनते हैं, किस तरह से जो डॉक्टर हैं या अधिकारी हैं उनको पुलिस वालों के उन खेल में शामिल होना पड़ता है, और शामिल नहीं होते हैं तो क्या होता है, और एक अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, और 14 के बाद उसमें और क्या बदलाव आ गया है, ये सब इस कहानी से दिखाई देता है। इतना तो पक्का है कि आदेश हुआ है, कमीशन के आदेश हुए हैं, नेशनल कमीशन के हुए हैं, स्टेट कमीशन के हुए हैं, हाई कोर्ट के हुए हैं, तो अमल क्यों नहीं हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसके अलावा किसने किस इंटेंशन से किया, क्या षड्यंत्र किया, क्या उसके मन में क्या था, उन चीज़ों को हम जाहिर तौर पे आप जो बता रहे हैं उसी के आधार पर मान सकते हैं कि वो सही है, गलत है, जो भी है। लेकिन ये चीज़ें तो साफ दिखती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार, जय हिंद।